देखो भाई, ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 ईयर उठा के देख लो, गैस पेपर उठा के देख लो, कोई भी इम्पॉर्टेंट पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको ये चैप्टर ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। या कॉम्प्रिहेंसिव उठा लो या कॉलेज के या कोचिंग के कहीं के भी आपको ये टॉपिक ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत हलवा है। जस्ट अगर लेक्चर देख लोगे ना तो दोबारा याद करने की टॉपिक को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। देखो भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास ये कह रहा है, जैसे कि आपको पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये उसी से मिलता जुलता लॉ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या कहता था कि आप एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, यानी क्रिएट नहीं कर सकते। आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे आपके पास है हीट, आप हीट से वर्क भी कर सकते हो, आप हीट से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, आप हीट से जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी ला सकते हो, लेकिन आप इनमें से कोई एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली मगर आपको कोई और एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट खुद ब खुद आ गई, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सही है, तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि आप जो है वो हीट के ज़रिए से इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हो या हीट के ज़रिए से वर्क को बढ़ा सकते हो या इन दोनों के सम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। कॉन्सेप्ट का फील नहीं आया होगा, बात समझ आ गई होगी। देखो, आपके पास क्या थी? हीट थी। ठीक है, आपने हीट की मदद से क्या किया? आपके पास ये पिस्टन है, सही है, इसको समझना, ये आपके पास पिस्टन है। अब कॉन्सेप्ट का फील है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का फील है। आपके पास क्या थी? हीट थी। सही है, आपने हीट इस कंटेनर को दी, आपने हीट इस कंटेनर को दी। आपके हीट देने से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ठीक है, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी यू लिखते हैं। यू क्या होगी? आपके पास बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक क्या हुआ कि आपके पास जो ये हीट थी, इससे क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। सही है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन के दरमियान आ जाएगा। समझ लो, ये ए है कंटेनर और ये बी। कंटेनर सेम है, जस्ट ये हमने यू पे लिया था, U1 पे लिया था और ये U2 पे लिया है। U2 यानी टेम्परेचर, हीट का बढ़ना। अच्छा, तो देखो पिस्टन आपका मूव कर गया, यानी हीट जो आपने दी थी उसने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और उसी हीट ने क्या किया? आपके पास वर्क भी कराया। उसी हीट ने आपको वर्क भी करा के दिया। तो यही चीज़ मैंने आपको समझानी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कह रहा है कि आप हीट एनर्जी से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा सकते हो और वर्क भी करा सकते हो। ठीक है, बगैर इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी के यहाँ पर आप वर्क नहीं कर सकते। समझने के लिए कह रहा हूँ। एक यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आप बगैर हीट एनर्जी के भी वर्क कर सकते हो, मगर मैं उसको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का फील आया ना, बात समझ आई ना, कि अगर आपके पास हीट एनर्जी है तो आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हो और वर्क कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना दिमाग में। ठीक है, प्रेशर लगा होगा पिस्टन पे, ये याद रखना। ये सारी चीज़ें आप पीछे डिटेल में पढ़ चुके हो, तो मैं मज़ीद और इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा। अब देखो, इसी चीज़ को यहाँ पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया डैट, ये किस आइडिया पे बेस कर रहा है? जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, उसी आइडिया पे। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय in a thermodynamic system, so it can be converted into one form to another। यानी हीट एनर्जी को आप इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, ये लॉ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट देखो, बेसिक स्टेटमेंट क्या है। दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई भी आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, पजेस अ स्टेट वेरिएबल यू। अब देखो कह क्या रहे हैं, इस बात को समझो। आपके पास कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, उसके अंदर कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी। देखो आपके डेल्टा यू देने से पहले क्या इसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं थी? इसके पास इंटरनल एनर्जी थी, हाँ, लेकिन आपने जब यू दिया, हीट दी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी मज़ीद बढ़ गई। आपकी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और अगर इसको आप डायमेंशनली चेक करोगे तो इसका भी यूनिट जाउल है, इन दोनों का यूनिट भी जाउल आएगा। सही है, चलो यहाँ तक बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फील आया टॉपिक का, अब सही है। अब एक और भी इसकी स्टेटमेंट होती है, वो भी देख लो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इक्वल द नेट हीट ट्रांसफर, देखो, इनटू द सिस्टम माइनस द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये वही बात है जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन बस जस्ट थोड़ा सा आपने गौर करना है। देखो इस डेल्टा डब्ल्यू को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, या जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, वो आपके पास वही है जो कि आपने हीट दी थी, और अगर उसमें से माइनस कर दोगे वर्क को तो आपकी इंटरनल एनर्जी निकल कर आएगी। बात आई समझ में? देखो आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है किसी भी कंटेनर की, तो जितना उस कंटेनर में पिस्टन जो मौजूद है उसने वर्क किया है, नेट वर्क, उसको लो, माइनस कर दो जितना आपने हीट दी थी Q, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आएगी। देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो इंटरनल एनर्जी अगर निकालनी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कह रहा है, तो जो आपने हीट दी है और जो वर्क हुआ है उन्हें आपस में माइनस कर दो, आपकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस बात पर कि व्हाट इज़ डेल्टा यू, व्हाट इज़ डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि ये भी तो समझना है ना, ठीक है। क्योंकि इसे भी तो हमें समझ के फिर आगे लेके चलना है, ताकि हमारे को ये भी तो पता हो कि ये चीज़ें क्या हैं। तो इसे समझ लेते हैं। देखो भाई, डेल्टा यू जो है वो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज, इसको बना देते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, सही है। डेल्टा यू जो है वो आपके पास हीट है, हीट एनर्जी है, और ये जो है वो वर्क डन है। अब देखो ये तो मैंने बेसिक लिख दिया आपके पास, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप डेल्टा लगा रहे हो ना तो चेंज लिखो, हीट एनर्जी चेंज, और वर्क या नेटवर्क कह लो, नेटवर्क डन। अच्छा, अब देखो ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझो। बहुत बार आपको ऐसा होगा कि ये U डेल्टा W या ये Q डेल्टा Q ये नेगेटिव पॉजिटिव में मिल रहे होंगे, तो उधर क्या हो रहा होगा इस बात को समझो। देखो भाई, अगर आपकी हीट सिस्टम में जा रही है तो आपका डेल्टा Q जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हीट हीट ENERGY एनर्जी इंटर इन टू द सिस्टम SYSTEM सिस्टम। समझ में आया? अगर आप डेल्टा Q को पॉजिटिव रख रहे हो, इसका मतलब है हीट जो है वो सिस्टम में जा रही है। अच्छा, अगर नेगेटिव रख रहे हो तो हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम SYSTEM। समझ गए? बात क्लियर हुई? अब अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, जो कि जाएगी आगे कुछ केसेस में, तो फिर इसका मतलब है कि ये नेगेटिव होगा। अच्छा, सिस्टम को थोड़ा सा मुझे छोटा करके लिखना होगा, वरना मुझे आगे और नहीं आएगा। अच्छा, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, DECREASE डिक्रीज, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव आएगा, इंटरनल एनर्जी
इंक्रीज, CREASE, इंक्रीज। सही है, बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल मैं पिस्टन को दबाता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये शुरू में भी समझाया था, ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, यानी मैं पिस्टन को दबा रहा हूं, तो आपके पास डेल्टा डब्ल्यू आएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आई कि मैं अगर दबा रहा हूं पिस्टन को, यानी बाहर से आप वर्क करा रहे हो, पिस्टन को आप दबा रहे हो, तो ये आएगा वर्क पॉजिटिव। अब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी पिस्टन जो है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क कर रहा है, तो आपके पास आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये नेगेटिव होगा। इसको लिख लो, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके जो है वो इस तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। अक्सर ये जो है वो आपके पास यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एप्लीकेशन क्या है, यानी इस्तेमाल कैसे हो रहा होगा कि हीट एनर्जी कभी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, सही है। दो केसेस होंगे, एक केस ये होगा कि इनमें से एक ज़ीरो होगा और एक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, सही है। और एक केस ये होगा कि एक चीज़ में चेंज आ रहा होगा। अब वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप अच्छी तरह समझ जाओगे। दो सिनेरियो बन रहे होंगे, एक चीज़ ज़ीरो होगी और एक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। लिख लो इसे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो होगा और जो भी हीट एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, और दूसरा केस ये होगा कि कन्वर्ट हो रही होगी, जैसा मैंने बता दिया। पहला केस, दूसरा केस, पहला केस ज़ीरो होना, दूसरा केस कन्वर्ट होना, और ये दोनों एक साथ हो रहा होगा। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर all based on the principle that the three form of energy, internal energy, heat energy and work done are interconvertible। यानी वर्क एनर्जी कभी हीट में कन्वर्ट हो रहा होगा, हीट कभी वर्क में, इस तरह से काम हो रहा होगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 4 प्रोसेस होंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, लिखते रहो। आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हम हीट एनर्जी को ज़ीरो रखेंगे। और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और चेंज ज़ीरो होगा। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट एनर्जी को ज़ीरो रखेंगे और हम जो है वो अपना इंटरनल एनर्जी और वर्क को देखेंगे। तो चलो अब इसको मैं रिमूव करता हूँ और अब उन चारों प्रोसेस को एक एक करके समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने आ गया है आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसा मैं लिखवा रहा हूँ ना, अगर एज इट इज़ आपने बोर्ड एग्जाम में लिख डाला तो यकीन मानो पूरे नंबर तो पक्के हैं, और कॉन्सेप्ट का फील भी होगा, तो बात भी अच्छी हो जाएगी ना आपकी। चलो फिर आओ चलते हैं। देखो भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप वॉल्यूम चेंज नहीं होने दोगे, वॉल्यूम फिक्स कर दोगे। कैसे? आओ ज़रा बात सुनो, क्यों डर रहे हो आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, ये आपका क्या है, ये आपका पिस्टन है। इस पिस्टन को कर दो फिक्स। क्या कर दो? फिक्स, FIXED, फिक्स्ड। यानी अब ये इस जगह से मूव नहीं कर सकता, ना ऊपर ना नीचे, यही रहेगा, सही है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो पिस्टन है वो फिक्स कर दिया जाता है और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अब वॉल्यूम तब्दील नहीं होगा। और वॉल्यूम किसका तब्दील नहीं होगा? जो आपका कंटेनर है उसका वॉल्यूम तब्दील नहीं होगा। अब देखो आप क्या करते हो, आप देखो कॉन्सेप्ट का फील दे रहा हूँ। बात जो मैंने इंग्लिश में लिखी है वो तो समझ आई जाएगी आपको, अब वो तो मैं समझा चुका हूँ। अब आपने दिया यहाँ से हीट देने से क्या हुआ,
भाई देखो हीट दे रहे हो कहीं तो जा रही होगी ना, किसी फॉर्म से किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट हो रही होगी। तो अब जितनी भी हीट दे रहे हो ना वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है आपके पास किस में, इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल ENERGY एनर्जी। समझ में आई बात। अब जितनी भी हीट दे लो इंटरनल एनर्जी में जाएगी, वर्क आपका होगा ज़ीरो। क्यों वर्क ज़ीरो होगा, देखो पिस्टन फिक्स कर दिया, पिस्टन तो यहाँ से कहीं मूव ही नहीं कर पा रहा, ना ऊपर ना नीचे। जब मूव ही नहीं कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया ना, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो ऑब्वियस है वर्क भी ज़ीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो कवर ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ और यहीं पे फिक्स हो जाऊँ तो कौन कैमरा बंद करेगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन वर्क भी तो नहीं होगा ना जब मैं यहाँ फिक्स हो गया तो। इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया ना, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी तब्दीली नहीं आएगी, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। बात क्लियर हो गई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहाँ लिखो आफ्टर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद क्या होगा कि वर्क तो हो नहीं पाएगा, तो डेल्टा W बिकम ज़ीरो, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U। तो देखा आपने कि हीट एनर्जी जस्ट कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में, उसका प्रूफ भी आपको मैथमेटिकली नज़र आ गया। ग्राफ बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। वॉल्यूम इज ऑन y एक्सिस, प्रेशर इज ऑन वॉल्यूम इज ऑन x एक्सिस, प्रेशर इज ऑन y एक्सिस। देखो आपके पास समझो ये V1 वॉल्यूम था, ये आपके पास P1 वॉल्यूम था, प्रेशर समझो आपके पास ये P1 प्रेशर था और फिर P2 प्रेशर हो गया। अब प्रेशर क्यों बढ़ा, देखो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, अगर आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ज़रा कॉन्सेप्ट का फील लो। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाकर किससे टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे। यानी अगर वॉल से टकरा रहे हैं तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। तो यानी प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम। तो समझो आपके पास वॉल्यूम ये है, आपके पास जब आपने हीट देना शुरू करी Q1 पर, आपके पास प्रेशर ये था, प्रेशर तो बढ़ रहा है मगर क्या नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। जो V1 था वही V2 आ रहा है, तो डेल्टा V जो है वो ज़ीरो है। समझ में आया। देखो किसी चीज़ को कांस्टेंट करते हो तो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाती है ना चेंज। देखो हम पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपने डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, आपने वेलोसिटी कांस्टेंट करी थी तो डेल्टा V क्या आता था, डेल्टा V इक्वल टू ज़ीरो। तो खुद सोचने वाली बात है, जब V1 और V2 सेम आ रहा है तो V1 और V2 सेम आ रहा है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर क्यूब आ रहा है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 5 मीटर क्यूब माइनस होगा तो डेल्टा V इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास क्या आएगा, पैरेलल लाइन आएगी पैरेलल लाइन आएगी y एक्सिस के, जिसे आप वर्टिकल लाइन भी कह सकते हो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ को कहा जाता है, इस कर्व को कहा जाता है आइसोकोरिक कर्व। आइसोकोर या आइसोकोरिक, वैसे तो आइसोकोर कहा जा रहा होता है, मैं देख लेता हूँ उससे कंफर्म कर देता हूँ। आइसोकोर, हाँ आइसोकोरिक नहीं, आइसोकोर कहा जाता है, जस्ट आइसोकोर कर्व कहा जाता है या आइसोकोर कहा जाता है। समझ में आया आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो इसी तरह आइसोबैरिक भी समझा देता हूँ। तो अब समझते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो भाई आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। देखो बात बहुत सिंपल है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, जो था वही है इनिशियल और फाइनल, सही है। देखो अब मैं ज़रा इसका कॉन्सेप्ट का फील दिलाता हूँ, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट का फील नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, मज़ा भी आना चाहिए पढ़ने में। देखो ये आपने दिया, ये आपने क्या दिया, ये आपने दिया इसको हीट। चलो हीट आ गई इसके अंदर। पहले आपका पिस्टन यहाँ पर था,
ए पोजीशन पर। देखो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ये याद रखना, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपका पिस्टन ए पे था, आपने जब हीट दी, Q1 से आप Q2 की तरफ गए, पहले Q1 था फिर आपने Q2 कर दिया हीट देने के बाद। अब आपका पिस्टन की जो नई पोजीशन है वो ये वाली है, आपका पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया बी पोजीशन। तो जब यहाँ से ये यहाँ मूव करा तो इसने क्या किया, डेल्टा डब्ल्यू किया, यानी इसने जो है यहाँ पर कुछ वर्क परफॉर्म किया। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो प्रेशर यहाँ पे था, जो प्रेशर VI का था, जैसे कि समझ लो 3 पास्कल लगा लेते हैं समझने के लिए, वही प्रेशर यहाँ भी आ रहा है 3 पास्कल। क्या नहीं बढ़ा, प्रेशर नहीं बढ़ा, यानी आपके पास डेल्टा P जो है वो 0 के बराबर रहा। सही है, समझ में आई ना। और अब गैस एक्सपेंड कर गई है, गैस ये रही आपके पास, यहाँ आ गई है। चाहो तो 2 तस्वीरें अलग अलग बना लो, एक में ऐसे पिस्टन शो कर देना, फिर दूसरे में ऐसे शो कर देना, एक ही बना लो, गैस एक्सपेंड। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम कीप्ड कांस्टेंट या रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, अब देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो भी देख लो। देखो आपके पास क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इंटरनल एनर्जी आपके पास है। अच्छा देखो वर्क हो रहा है, तो यानी आपका डेल्टा W क्या बन जाएगा, P डेल्टा V, पीछे आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा था, सही है। तो P डेल्टा V आपके पास जो है वो ये फॉर्मूला बन गया। अब पीछे जब हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था तो हमने उस वक्त भी कह दिया था ये प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने उधर भी कह दी थी ये बात। अब यहाँ फिर दोबारा आपको इसका लॉजिक भी मिल गया। मसला पता है क्या हो रहा है, इसमें ना आगे जा रहे हैं तो पीछे वाली बात क्लियर हो रही है, वरना तो ऐसा होता है ना पीछे वाली बात क्लियर होती है तो फिर आगे जाता है, तो यहाँ इसमें ऐसा हो रहा है। अब देखो इसका प्रोसेस आपने देख लिया, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आफ्टर आइसोबैरिक प्रोसेस होने के बाद आपकी इक्वेशन नाउ बिकम डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सही है, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी P डेल्टा V, और P कांस्टेंट है याद रखना। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगेन प्रेशर इज ऑन y एक्सिस, वॉल्यूम इज ऑन x एक्सिस, ये वॉल्यूम। देखो प्रेशर आपका ये है, जो P1 आ रहा है वही P2 आ रहा है, तो प्रेशर में कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा, प्रेशर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिली। शायद मैंने स्ट्रेट बनाई ना हो लेकिन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आप स्ट्रेट बना लेना स्केल से, स्ट्रेट लाइन मिली। देखो आपका वॉल्यूम बढ़ा है, पर देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, जब पिस्टन यहाँ था तो वॉल्यूम क्या था V1, और जब पिस्टन यहाँ आया तो वॉल्यूम क्या हुआ V2, यानी वॉल्यूम तो बढ़ा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, अगर इसको निकाल लोगे तो वर्क आ जाएगा आपके पास, सही है, इसको निकाल लो वर्क आ जाएगा। अच्छा इस ग्राफ ये ग्राफ कहलाता है हमारे पास आइसोबार या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वॉल्यूम। तो आइसोबैरिक समझ में आया, अब आइसोथर्मल समझते हैं। तो अब जो है अपना सेकंड लास्ट प्रोसेस समझते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर किसका, सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट देखो कब आ रहा है, जब इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा, फील नहीं आया ना, कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। इस बात को तो ज़रा याद रख लो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कॉन्सेप्ट का फील ले लेंगे तो मान भी जाओगे मेरी बात। चलो इधर आओ, ये लो, ये क्या दिया मैंने, ये पहाड़ नहीं है, ये मैंने हीट दी, इसे हीट दी। पिस्टन आपके पास यहाँ था और इसमें मैक्सिमम वर्क होता है, ये भी याद रखना। पिस्टन आपके पास यहाँ पर था, पिस्टन, और इसमें वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज होगा मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सही है, ये बता रहा हूँ। अब आपके पास इधर क्या मौजूद थी, गैस मौजूद थी, पिस्टन इधर है तो गैस ही मौजूद होगी ना बीच में हमारे पास।
यहाँ मौजूद है आपके पास डेल्टा U1 गैस, जिसका इंटरनल टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा U1 है। यहाँ पे टेम्परेचर था T1, ठीक है। मैंने इसको हीट दी। आप बोलोगे सर टेम्परेचर तो चेंज होना चाहिए क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, यानी आप बाहर से हीट दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आ रही है कोई चीज़, हीट आ रही है। लेकिन मज़े की बात देखो, आपका पिस्टन यहाँ ऊपर की तरफ आ जाता है, आपका पिस्टन ऊपर की तरफ आ जाता है। अब जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ आया तो क्या हुआ, पिस्टन के ऊपर की तरफ आने की वजह से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज था वो नहीं आ पाया, और जो टेम्परेचर T1 था वही टेम्परेचर T2 भी आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 सेल्सियस, ये भी 20 सेल्सियस। तो जो भी आपने याद रखना ये सेम है, अगर ये आपके पास 2 जूल आ रही है तो ये भी 2 जूल आएगी। तो हुआ क्या, जो भी आपने हीट दी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया, जिस वजह से टेम्परेचर में भी आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिला। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। देखो भाई, फॉर एग्जांपल आपने चाय दी किसी को, किसी ने पूरी की पूरी पी ली तो दूसरे को नहीं मिलेगी, है ना। इसी तरह से अगर आपने जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आने दिया, जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही बाद में भी आ रही है वर्क होने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। ठीक है, ये हो गया W1 W2। अगर इन दोनों के दरमियान गैप निकालोगे तो डेल्टा W आएगा, यानी ये आपका A था, ये आपका B पॉइंट था। देखो अब इसी को समझ लेते हैं, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छा देखो, अब आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ भी ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, सही है, या वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, वॉल्यूम कम था, है ना, वॉल्यूम कम था। जब आपने हीट दी तो वॉल्यूम तो समझ लो वही है जो था, मगर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। अब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों तो एक साथ नहीं बढ़ेंगे ना। तो यहाँ क्या हुआ, जब आप B पॉइंट पर आए तो आपने चेक किया कि वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन प्रेशर कम हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप थे तो हीट देने की वजह से प्रेशर बढ़ने लगा, वॉल्यूम कांस्टेंट था, एक तरह से समझ लो। मगर अब पिस्टन ऊपर की तरफ आ गया, तो जब यहाँ पिस्टन आया तो वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है, मगर प्रेशर निकालोगे तो वो कम हो जाएगा इधर के मुकाबले में। तो ये चीज़ याद रखना, अभी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, उसमें नज़र आएगा। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है वजह बता दी, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसका देखो ग्राफ और उसका इक्वेशन क्या आएगी, आफ्टर आइसोथर्मल प्रोसेस। जब आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, डेल्टा U जो है वो 0 आ रहा है। तो जितना भी आपने हीट दी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हुई, और ये इम्पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर इम्पॉसिबल है तो पढ़ा क्यों रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। देखो मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, असल में ये रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता। आप जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो तो क्या आपको लगता है आप पूरा का पूरा पेट्रोल यूज़ कर लेते हो, कहते हैं ना यार आज तो मैंने पूरा पेट्रोल वसूल कर लिया तो वो वसूल करने से मुराद ये नहीं होता कि जितनी हीट दी उतना ही वर्क हो गया, उससे मुराद ये होता है कि जितना उन्होंने सोचा था उतना वो एवरेज उन्होंने पा लिया। मगर असल में ये हो रहा होता है कि आपकी बाइक से धुआं निकल रहा होता है, आपकी बाइक साउंड प्रोड्यूस कर रही है, आपकी बाइक दूसरी और जगह पे एनर्जी सिंक कर रही है, इंजन सिंक कर रहा है, तो जिस वजह से आप जो 100% होता है ना वो यूज़ नहीं कर पाते, कुछ 40-50% यूज़ हो पा रहा होता है, बाकी ज़ाया हो रहा होता है, हीट वगैरह निकल रही होती है। अच्छा ग्राफ की तरफ आते हैं, जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे भी जो है ना आप नमाज़ पढ़ने भी जाना है, काफ़ी जो है वो आज जुम्मे का भी दिन है, तो बस नमाज़ होने वाली जुम्मे की आई थिंक 1 घंटे बाद, तो कम टाइम है ना, जुम्मे की तैयारी भी करनी है। कोशिश ये करा करो जुम्मे वाले दिन ना जल्दी नमाज़ पढ़ने जाया करो, ताकि खुतबा भी मिले और बयान भी मिले और आपको दीनी मालूमात, दीनी तालीम सीखने का मौका मिले। अच्छा चलो यहाँ आओ, देखो यहाँ पे वॉल्यूम V1, यहाँ पे वॉल्यूम V2, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2। देखो अगर आपने कम किया प्रेशर को
तो वॉल्यूम बढ़ता चला, थोड़ा ग्राफ सही बना लो, आपने अगर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ता चला गया। सही है, गलत बात तो नहीं कर रहा ना भाइयों और बहनों। देखो इधर आ जाओ ज़रा, मेरी बात सुनो। इस पॉइंट पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा मगर वॉल्यूम कम है ना। इस पॉइंट पे क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा मगर प्रेशर कम है, तो इन्वर्स रिलेशन हो गया ना। और अगर ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आप वो निकाल लोगे, वर्क। सही है। अब एक और चीज़ सुन लो इधर, वो भी होता है, अगर आप इसको दबाओगे ना, मतलब ऊपर तो ये चला गया, अब आपने खुद दबा दिया तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। सही है, क्योंकि आपने किया, अभी तो बाय द सिस्टम हुआ, सिस्टम की वजह से ऊपर गया। तो उस सिचुएशन में ये जो पॉइंट है ना वो इस तरफ आ जाएगा। एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी होता है और आइसोथर्मल कंप्रेशन भी होता है। अभी देखो ये खुद ब खुद ऊपर गया ना, तो ये कंप्रेशन हुआ था। कंप्रेशन का मतलब फैला था। अब आपने क्या किया, आपने हाथ रख दिया उसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, और उसको नीचे ले आए, तो पिस्टन आ गया आपका नीचे। ठीक है, अब जब पिस्टन नीचे आया वॉल्यूम हो गया कम, मगर वॉल्यूम तो कम हुआ मगर प्रेशर बढ़ गया। समझ लो यहाँ आपने हाथ रख दिया है इसके ऊपर, तो ये हो गया ऑन द सिस्टम, SYSTEM से। अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी आइसोथर्मल की, डेल्टा W माइनस डेल्टा Q। क्योंकि देखो हमें जो है ना कंजर्वेशन, यानी इसका भी ध्यान रखना है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही हो। तो अब जो आपका ग्राफ है ना वो ऐसे बनेगा, वॉल्यूम, हाँ ऐसे बनेगा। सही, इसका जो मुँह है उस तरफ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। चलो अब आखिरी समझ लेते हैं आइसोथर्मल। तो भाइयों अब समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है ना आपके पास हीट जो है वो ज़ीरो होती है, डेल्टा U इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ना ही सिस्टम में हीट जा रही है ना ही सिस्टम से हीट वापस आ रही है। देखो हर बार मैं एक चीज़ कर रहा था, पीछे तीनों प्रोसेस में मैंने इसके नीचे क्या लगाया था, Q लगाया था, है ना। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ एक बात और याद रखना, पीछे हमने जितने भी सिस्टम पढ़े ना उसमें ये जो वॉल थी ना ये थी नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब ना ही यहाँ से हीट आ सकती है और ना ही जा सकती है। ठीक है, ना ही यहाँ से हीट आ सकती है ना ही जा सकती है। और ये जो था ना वो कंडक्टिंग था, बेस कंडक्टिंग थी, यानी हीट के आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही आपके पास रास्ता था जो कि था बेस। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पर आपके पास कोई हीट नहीं है, कोई हीट नहीं है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास ना ही हीट सिस्टम में जा सकती है ना ही सिस्टम से बाहर आ सकती है। The thermodynamic process during which no heat enter or leave a system is called adiabatic process। बात क्लैरिटी में है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा ना तो ये जो डेल्टा U है आफ्टर एडियाबैटिक प्रोसेस, आफ्टर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आफ्टर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, ये डेल्टा Q इक्वल टू जीरो, तो एंगल लिख दिया मैंने, डेल्टा Q इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसको इधर ले आओ, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा W आपका फाइनल आ गया। तो यानी इसका मतलब ये है कि अब अगर आपका सिस्टम में वर्क होगा ना तो वो ऑन द सिस्टम होगा। सही है, बात समझ आ रही है। यानी फॉर एग्जांपल समझो आपके पास पिस्टन यहाँ था, आपने हाथ रख दिया, आपने जब हाथ रखा तो आपका पिस्टन यहाँ आपकी तरफ आएगा। तो अब ये नीचे कैसे आ गया, क्योंकि वर्क हुआ सिस्टम पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो हो जाए। सही है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसको देख लो, ये अक्सर आगे प्रोसेस में आएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन
एक्सपेंशन। देखो भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन कब होगा? एक्सपेंशन यानी फैलना, ठीक है। अच्छा पीछे मैंने शायद कंप्रेशन मैं सही कर दूंगा अगर गलती आ रही होगी कहीं। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है? फैलना। तो यानी आपका सिस्टम कब फैलेगा? जब उसके पास इंटरनल एनर्जी इतनी इनफ होगी। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी अच्छी थी, आपने कोई बाहर से एनर्जी नहीं दी है, याद रखना, मगर सिस्टम के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी खुद से कि पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। इस सिचुएशन में ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसे पहले बना था, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मुंह उस तरफ चला जाएगा कर्व बनाने का। अब आते हैं एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब होता है दबाना। आपके पास ग्राफ इधर था, मतलब पिस्टन इधर था, आपने इसको दबा के इधर की तरफ ले आए, तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या हुआ? वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अब आपका जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये सारी मैंने बता दी। अब मैं छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ, सेल्फ असेसमेंट में चला दूंगा आपके पास, ठीक है, उसको देख लेना। असल में ये न्यूमेरिकल जस्ट आपको इन्होंने ऐसे ही दे दिया। इसका सोल्यूशन तो एक है ना? हाँ चलो, अल्लाह का शुक्र है एक है। आखिर जिम्मेदारी में है तो कराना तो पड़ेगा ना भाई। इधर करा रहा हूँ, इधर देख लो। थोड़ा जल्दी इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया ना नमाज का टाइम हो रहा है। गिवन डेटा टू फाइंड। और जुम्मे का दिन है तो आपको पता है कि जल्दी चले जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी जाने का बहुत सवाब है। मस्जिद जल्दी जाने का बहुत सवाब है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, मगर इतना जल्दी नहीं करूँगा कि आपको समझना है। अभी जो टाइम हो रहा है वो कुछ 1 बज रहा है, तो जमात 2 बजे होती है। अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है सेल्सियस में 36.88 सेल्सियस कर, और फ़ारेनहाइट में ये ज़्यादा, मतलब फ़ारेनहाइट में वैल्यू अलग आती है। व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट? आपने इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बताना है। ये सेल्सियस में है, आपने फ़ारेनहाइट में बताना है। इसका सोल्यूशन ऊपर हुआ है। अ गैस कॉन्फाइड इन अ सिलेंडर अंडरगोज, गैस को हमने सिलेंडर में भरा हुआ है और इधर भरा हुआ है सिलेंडर में, ठीक है। और इस गैस में एक्सपेंशन होती है फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। यानी देखो जब एक्सपेंशन होगी तो ये V1 पर होगा, और जब एक्सपेंशन हो जाएगी तो V2 पे चला जाएगा। तो V1 वॉल्यूम आपके पास था 2 लीटर का, और V2 फाइनल वॉल्यूम आया आपके पास, या VF कह लो, 4 लीटर का, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, और प्रेशर कांस्टेंट है। देखो ये जब भी बोलेंगे ना प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये आपको कहना चाह रहे होंगे कि ये वाला प्रोसेस लगाओ, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल या आइसोबैरिक। अब वो आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट आ गया, इंटरनल एनर्जी इन्होंने नहीं दी हुई, ये याद रखना। अब ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द, अभी आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, वर्क डन बाय द गैस, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए मैंने क्या लिखवाया था, डेल्टा, मतलब W जो है वो नेगेटिव में आएगा, P डेल्टा V होगा। देखो अगर माइनस नहीं भी लगाते ना तो आंसर तो ठीक आएगा, लेकिन फिर वो माइनस प्लस का मसला आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास माइनस लगेगा, सही है। तो माइनस को उधर ले जाओ, लगे हाथ। अच्छा, तो P क्या दिया हुआ है? मेरे ख्याल से ATM में ही रखा है इन्होंने, हाँ ATM में ही रखा है, ATM में ही रखा है। तो 2 दे दिया P, और V क्या होता है, VF माइनस VI। देखो डेल्टा V यही होता है ना आपके पास, डेल्टा V यही होता है ना कि VF माइनस VI। अच्छा देखो V क्या, VF क्या दे दिया, 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2, और यहाँ भी 2 आ गया, तो -4 आंसर है। जाओ ज़रूर लिख लेना, बात अच्छी हो जाएगी।
अच्छा, अब ये आंसर किस में आया? जाउल में नहीं लिख सकते, गलत है ये भाई। ये आंसर आया आपके पास ATM लीटर में। ATM लीटर क्यों लगाया? क्योंकि मैंने प्रेशर ATM में रखा है। आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई करा देना इसके साथ 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵, तो ये जाउल में चला जाएगा, फिर पास्कल में चला जाएगा, फिर आंसर जाउल में आएगा वर्क का। ओह सॉरी, चलो कोई बात नहीं, हमें वो निकालनी थी ना, और क्या कहते हैं, टेम्परेचर निकालना था ना फ़ारेनहाइट में। तो फॉर्मूला याद है? आप लोग मुझे बता दो फॉर्मूला क्या है। TC इज इक्वल टू 9/5 TF माइनस 32। क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, बस ये मुझे बता दो, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो ये मुझे याद तो है, ऐसी बात नहीं है ये फार्मूला मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई थिंक F/9 होता है। ठीक है, TC इज इक्वल टू F/9। तो ये हमारा जो है ना वो, देखो ये ठीक तो है, लेकिन बस इसमें एक गड़बड़ है। ये जो आपने मैंने जो ये रेशो लिखा है ना, ये उल्टा लिख दिया था। अब सही है, F/9। C इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू F/9 TF माइनस 32 मल्टीप्लाई। अब इसको देखो कैसे करना है, इसको इधर ले आओ 9 और ये 5, TC इज इक्वल टू TF माइनस 32। TF चाहिए ना, यानी फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो उसको इधर ले आओ। तो 9/5 TC माइनस 32 इक्वल टू TF। अब TF को पहले लिख लो ताकि एक समझने में आसानी हो जाए। 9/5 TC माइनस 32, नहीं माइनस नहीं, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, उधर माइनस था ना, तो इधर आके तो प्लस हो जाएगा। अब सही, देख लो जल्दी जल्दी काम करते हैं तो फिर आपको पता है गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखो याद रखना, ये 9/5 जस्ट TC के साथ है। ठीक है, TC के अलावा ये और किसी चीज़ के साथ नहीं है। ठीक है, 9/5 जस्ट TC के साथ है। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 36.88 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। डायरेक्ट कर लो या फिर 2 स्टेप्स में कर लो। पहले 100 को सॉल्व कर लो। 9 मल्टीप्लाई 36.88 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 66.384 प्लस 32। अच्छा, तो अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 66.384 प्लस 32, द आंसर इज़ 98.384 फ़ारेनहाइट। और वैसे भी आप लोगों को ये याद भी होगा, ये बड़ी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सेल्फ़ असेसमेंट में चला दूंगा, तो वो देख लेना। ग्रुप में नहीं ऐड हो तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ताकि आपको वहाँ भी चीज़ें मिलती रहें। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके लिखूँ ना, तो ये राउंड ऑफ करके हो जाएगा 4, राउंड ऑफ टेक्निक के मुताबिक। आई होप बात अच्छी समझ में आ गई होगी। कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो या कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे, तो बता देना, मैं ज़रूर गाइड कर दूंगा। मैंने सारे एस्पेक्ट को पूरी तरह कवर करने की कोशिश करी है। आपके सामने है वीडियो, 40 मिनट प्लस हो गई है। उसकी वजह ये बहुत सारा हमने इसमें पढ़ा है। इसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, न्यूमेरिकल, सेल्फ असेसमेंट, तो इसलिए वीडियो बड़ी हुई, वरना कोशिश यही थी शॉर्ट रखता। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।